हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम एनवायरनमेंट के लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स देखेंगे। इस एनवायरनमेंट करंट अफेयर सीरीज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका कि आज हम पार्ट 1 देखेंगे। मेरा नाम भूमिका सैनी है। मैंने इंजीनियरिंग NIT जयपुर से की है एंड मैंने UPSC का इंटरव्यू 4 टाइम्स दिया है। तो इस एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को अपन ने काफ़ी सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन है पोल्यूशन। इसमें अपन एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में था वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्पीशीज एंड देयर कंजर्वेशन, जैसे कि जो भी स्पीशीज न्यूज़ में थी उसके रिलेटेड क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए गए हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी तो इनका अपन देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस और कन्वेंशंस, इसके अलावा डेज एंड रिपोर्ट्स, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, इनकी क्या थीम थी, कोई सिग्निफिकेंस इन डे का, तो अपन वो सब चीज़ें देखेंगे। प्लस कोई भी रिपोर्ट, जैसे कि वर्ल्ड लिविंग प्लानिट रिपोर्ट है, तो उससे रिलेटेड अपन जो भी चीज़ न्यूज़ में थी वो देखेंगे। प्लस इसके अलावा कुछ भी चीज़ रह जाती है तो वो मिसलेनियस सेक्शन में हम देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं पोल्यूशन। अब पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन, अगर अपन एनवायरनमेंट में कोई भी अनडिजायरेबल एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दे जिससे कि एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफेक्ट हो, उस चीज को पोल्यूशन कहा जाता है। इस पोल्यूशन को अपन काफी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक होता है एयर पोल्यूशन, देन वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन। तो ये काफी तरीके के पोल्यूशन होते हैं। तो जो भी न्यूज़ में एयर पोल्यूशन से रिलेटेड था वो अपन पहले देखते हैं, फिर अपन वाटर पोल्यूशन पे जाएंगे और फिर बाकी टॉपिक्स पे जाएंगे। तो एयर पोल्यूशन को अपन ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मतलब होता है जो कि नेचुरल कॉजेज से एयर पोल्यूशन हो, जैसे कि वॉल्केनिक एमिशंस, डस्ट स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स। इन रीजन से अगर एयर में हार्मफुल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं नेचुरल एयर पोल्यूशन। उसके अलावा जो दूसरा एयर पोल्यूशन होता है वो है ह्यूमन के कारण, या मैन इंड्यूस्ड एयर पोल्यूशन भी बोलते हैं इसको। इसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, वो है इंडोर एयर पोल्यूशन और आउटडोर एयर पोल्यूशन। तो इंडोर एयर पोल्यूशन को अगर अपन देखें तो इसके भी काफी सारे कारण हैं। जैसे कि अगर आप घर में एयर कंडीशन यूज करते हैं और उसमें जो फिल्टर्स होते हैं उनको रेगुलरली क्लीन नहीं करें, तो जो डस्ट जो एक्यूमुलेट हो जाती है वो इंडोर एनवायरनमेंट में सर्कुलेट होती है, तो उससे भी इंडोर एनवायरनमेंट या इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा हाउस होल्ड केमिकल्स, जैसे कि आप डिओड्रेंट स्प्रे या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट्स, इस तरह के केमिकल्स यूज करते हैं। प्लस अगर घरों में एडिक्वेट वेंटिलेशन नहीं हो तो इससे भी इंडोर एयर पोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा जो रूरल एरियाज में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे कि ट्रेडिशनल चूल्हा जिसमें कि आप लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके कारण उनको जलाने से काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस एमिट होती है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसके अलावा आउटडोर एयर पोल्यूशन के भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहला रीजन, जो मेन रीजन है, वो है केमिकल्स और टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स का एमिट होना। अब ये जो केमिकल्स हैं या पोल्यूटेंट्स हैं, ये काफ़ी सारे जगह से एमिट हो सकते हैं। जैसे कि फैक्ट्री से एमिट हो सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट से एमिट हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल से एमिट हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से एमिट हो सकते हैं। अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सपोज CO2 एमिट होता है, NO2 एमिट होता है, NO2 एज अ गैस एमिट होती है, SO2 एमिट होती है। ये सारी थर्मल पावर प्लांट से एमिट होती है। कुछ इसमें से व्हीकल से भी एमिट होती है। अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, सपोज ये एमिशन हो रहा है प्लस उसके बाद बारिश हो जाए, तो फिर एसिड रेन होती है। एसिड रेन कैसे होती है? अगर अपन CO2 और H2O को मिक्स करें तो इससे बनेगा कार्बोनिक एसिड। अगर अपन NO2 और H2O को मिक्स करें तो इससे बनेगा नाइट्रिक एसिड। अगर अपन SO2 और H2O को मिक्स करें तो इससे बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो और ये फिर इन द फॉर्म ऑफ एसिड ये जमीन पर गिरेगी तो उसे बोलते हैं एसिड रेन। इसके अलावा और रीजंस भी हैं आउटडोर एयर पोल्यूशन के, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डस्ट जो एमिट होती है प्लस डर्ट एमिट होती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आउटडोर एयर पोल्यूशन का। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी, जैसे कि ट्रैक्टर्स का यूज होता है प्लोइंग में, काफी सारी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में ट्रैक्टर्स का यूज होता है, तो उससे भी डस्ट और डर्ट एमिट होती है। तो ये सारे मेन रीजंस हैं इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन के। तो अपन आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनमें से कौन सी गैसेस एसिड रेन से एसोसिएटेड हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मीथेन एंड ओजोन। ये आपने अभी देखा है एसिड रेन किस तरह से बनती है। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए।
नेक्स्ट अपन देखते हैं एयर पोल्यूशन से रिलेटेड और करंट अफेयर्स, जैसे कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ये न्यूज में था। तो पहले तो ध्यान रखिए कि ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है और ये जो इंडेक्स है ये स्वच्छ भारत अभियान के अंडर आता है। अब ये इंडेक्स है क्या वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट है, ये एक 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि ये इस तरह का इंडेक्स होता है जिसमें कि एक नंबर होता है, जैसे आप देख सकते हैं 0 to 50 की रेंज में एक नंबर होगा। सपोज ये नंबर अपन देखें कि 25 है। उसके बाद ये नंबर एक कलर को कॉरस्पॉन्ड करेगा, जैसे कि अगर 0 से 50 की रेंज में नंबर होगा तो ग्रीन कलर इंडिकेट होगा। प्लस ये एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि इसका मतलब है कि एयर क्वालिटी अच्छी है। अगर 51 से 100 के बीच में इंडेक्स की वैल्यू आ रही है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो होगा मॉडरेट एयर क्वालिटी और उसका कलर होगा येलो। तो अब आपन ने इस तरह से 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन एंड 1 नंबर कोड जो दिया है, ये एक कॉमन मैन को समझने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। एक कलर से आपने एक नंबर को एसोसिएट कर रखा है और उससे एक एयर क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन हो रहा है। अब ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये हर महीने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिलीज करती है। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्च इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने किया है एंड इसको पब्लिश करती है ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि सीपीसीबी है। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं? अब इसको निकालने का तरीका होता है, अपन 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं। अब ये कौन से 8 पोल्यूटेंट्स हैं? एक है पार्टिकुलेट मैटर, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10। 2.5 और 10 का मतलब यहाँ माइक्रोन से है, मतलब साइज से है। 2.5 माइक्रोन्स, 10 माइक्रोन्स। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद ओजोन, अमोनिया एंड लेड। तो ये 8 पोल्यूटेंट्स है जिनको की मेजर किया जाता है एंड फिर फाइनली एक इंडेक्स निकाला जाता है। उस इंडेक्स को अपन ने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि अगर 0 से 50 के बीच में उस इंडेक्स की वैल्यू होगी तो वो होगा गुड एयर क्वालिटी। अगर 51 से 100 होगा तो वो सेटिस्फैक्टरी एयर क्वालिटी सिग्निफाई करेगा। अगर 101 से 200 के बीच में वैल्यू होगी तो वो मॉडरेटली पोल्यूटेड एयर क्वालिटी सिग्निफाई करेगा। अगर 201 से 300 होगा तो वो पुअर एयर क्वालिटी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर 301 से 400 के बीच में होगा तो वेरी पुअर इंडिकेट करेगा। एंड अगर 401 से 500 के बीच में होता है तो वो सीवियर एयर क्वालिटी रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आप ये देख सकते हैं, ये है टोटल 8 पोल्यूटेंट्स, PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, CO, SO2, अमोनिया एंड लेड। एंड ये सारी कैटेगरीज हैं, ये 6 कैटेगरीज है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, तो आइए इसको देख लेते हैं। कौन सी गैसेस का यूज होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अभी अपन ने ये देखा है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर डालिएगा। नेक्स्ट अपन करते हैं जो और चीजें न्यूज में थी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूज में थी, ये था BS6। अब अपन देखते हैं कि पहले तो ये न्यूज में क्यों था। अभी जो कंट्री में मतलब इंडिया में जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है वो है BS4 स्टैंडर्ड्स। 1 अप्रैल 2017 से ऑल ओवर इंडिया BS4 स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। अब एक इससे पहले एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी आई थी जिसमें कहा गया था कि इंडिया जो है BS6 नॉर्म्स बाय 2024 फॉलो करेगा। बाय 2024 इंडिया में ऑल ओवर इंडिया BS6 नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि हम 2024 की बजाय हम 2020 में ही BS6 को अप्लाई करेंगे। तो इससे रिलेटेड काफी चीजें न्यूज में थी, तो वो अपन एक बार देख लेते हैं। पहले समझते हैं कि BS नॉर्म्स होते क्या है। BS नॉर्म्स एक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यूरोपियन रेगुलेशन जैसे कि यूरो नॉर्म्स पर बेस्ड है। अब ये होते क्या है, ये किस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं? ये स्टैंडर्ड्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेट करता है और ये स्टैंडर्ड्स हैं एयर पोल्यूटेंट्स को रेगुलेट करने के लिए। कितना एयर पोल्यूटेंट एमिट होगा इंटरनल कंबशन इंजन से, स्पार्क इग्निशन इंजन से, जनरली आपके मोटर व्हीकल से। तो इस तरह के एयर पोल्यूटेंट्स को रेगुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो कि यूरो नॉर्म्स पर बेस्ड है एंड जिन्हें CPCB सेट करता है। अब इसमें मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट बताई जाती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना मैक्सिमम एमिट हो सकता है, हाइड्रोकार्बन्स कितने एमिट हो सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड पार्टिकुलेट मैटर कितना एमिट हो सकता है। तो अब जो न्यूज में चीज थी कि अपन डायरेक्टली BS4 से डायरेक्टली अपन BS6 पर जा रहे हैं।
तो इसके लिए अपने को दो मेन टेक्नोलॉजी यूज करनी है। एक है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जिससे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का रिडक्शन होगा। दूसरा डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जनरली डीजल व्हीकल्स में ये यूज होगा, जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर का रिडक्शन होगा। तो आइए इन दो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहले समझते हैं बीएस डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अगर अपन डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर में देखें तो आप इस तरह का एक सिलेंडर होगा जो कि इंजन में लगाया जाएगा। इंजन में एक डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का सिलेंडर लगाया जाएगा। ये सिलेंडर का सिग्निफिकेंस है कि ये पार्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करेगा। डीजल का जो एग्जॉस्ट निकलेगा उसमें से पार्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करेगा। बट इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि ये अच्छी तरह से ऑपरेट करता है 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और इतना टेम्परेचर इंडियन कंडीशंस में पहुंच पाना मुश्किल है। दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इंडिया में जो कार्स हैं जिनका कि 4 मीटर से कम साइज की जो कार्स हैं, तो उनको कुछ एक्साइज बेनिफिट्स मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर आप बोनट आप इसमें इंजन में लगाएंगे तो इससे बोनट साइज जो है वो बढ़ जाएगी। तो जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको ये सब 4 मीटर का एक्साइज बेनिफिट नहीं वो अवेल कर पाएंगे। तो ये एक इसमें चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है टेम्परेचर से रिलेटेड कि 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें चाहिए, जो कि इंडियन कंडीशन में पहुंचना मुश्किल है। आइए दूसरा वो देख लेते हैं। दूसरा है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। इसको अपन किस लिए यूज करते हैं? मेनली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को रिड्यूस करने के लिए। अब इसमें चीज क्या यूज होगी? इस तरह का सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन होगा। इसमें पहली बात तो एक OS-32 का एक्वस सोल्यूशन यूज करते हैं। इस OS-32 में अमोनिया होती है, प्लस आपको इसके लिए अलग से एक सेपरेट कंटेनर यूज करना होगा। तो अगेन वापस से वही एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज इसमें यह है कि एक एंटी डिफेक्ट मैकेनिज्म यूज करना होगा। एंटी डिफेक्ट मैकेनिज्म मतलब अगर इसमें OS-32 का सोल्यूशन गाड़ी में नहीं हो तो वो गाड़ी अपने आप लिम्प मोड में चले जाए। तो इसके लिए भी सेपरेटली एक अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को के लिए प्लस ऑल ओवर इंडिया में OS-32 का सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अलग से हैवी इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इससे हो सकता है उनका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो, उनको एक्साइज बेनिफिट्स वो इतना अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब अपन BS4 से डायरेक्टली BS6 में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कुछ टाइम और मांग रहे हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं हवा बदलो ऐप। ये हवा बदलो ऐप रिसेंटली एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा कौन सी अथॉरिटी ने इसको लॉन्च किया है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये इसका होम पेज है, ये इसका मेन जो स्क्रीन है, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं ये इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस मेन ये है कि आप डायरेक्टली इंसिडेंसेस ऑफ एयर पोल्यूशन गवर्नमेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लीफ या गार्बेज बर्निंग हो रही है या फिर आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है जिससे कि काफी सारा डस्ट निकल रहा है, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लीफ एंड गार्बेज बर्निंग, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन डस्ट, तो ये डायरेक्टली आप इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। आप एविडेंस अपलोड कर सकते हैं, इस तरह के आप फोटोज डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक यूनिक फीचर इसमें यह है कि जियो रेफरेंस्ड होगी हर चीज। जियो रेफरेंस मतलब जब भी आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपका टाइम एंड लोकेशन प्रॉपर्ली रेफरेंस्ड होगा। इसके अलावा इसमें एक ऑफिशियल्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन है कि वो किस तरह से केसेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, वो एविडेंसेस वगैरह ये अपलोड कर सकते हैं। प्लस हर हफ्ते वीकली रिपोर्ट जाएगी इसमें इसको सेंटर एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड चीजें इस बार प्रीलिम्स में आ सकती है। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एंड ये जनवरी फरवरी में काफी न्यूज में था। ये अगेन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको नोटिफाई किया है। तो इसका देख लेते हैं पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री। इनिशियली ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये पूरा एक्शन प्लान प्रिपेयर किया है। उसने ये प्रिपेयर करके सुप्रीम कोर्ट को दिसंबर 2016 में सबमिट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया एंड फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा, यूनियन गवर्नमेंट को कहा कि आप इसको नोटिफाई कीजिए, एंड फिर यूनियन गवर्नमेंट ने इसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की तरह नोटिफाई किया है। ध्यान रखिएगा ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ NCR दिल्ली रीजन के लिए ही एप्लीकेबल है। अब ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या, अपन वो समझ लेते हैं। तो इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में जो एयर क्वालिटी होगी वो दो ही पोल्यूटेंट्स के बेसिस पर मेजर होगी, एक है PM 2.5 एंड एक है PM 10। ध्यान रखिएगा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट्स थे, यहाँ सिर्फ 2 पोल्यूटेंट्स हैं।
दूसरा जो है, इसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्यों कहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग ग्रेड्स बनाई गई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इमरजेंसी ग्रेड है, सीवियर ग्रेड है, वेरी पुअर ग्रेड है, मॉडरेटली पुअर ग्रेड है। अब इसमें अगर अपन देखें तो इमरजेंसी एक्शन कब लिया जाएगा, जब PM 2.5 का लेवल जो है वो 300 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ऊपर पहुंच जाए, या फिर PM 10 का लेवल 500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ऊपर पहुंच जाए फॉर लास्ट 2 डेज या फॉर पास्ट 28 आवर्स। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें जो एक्शन लिया जाएगा वो होगा कि अपन ऑड इवन स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंट्री ऑफ ट्रक्स जो कि दिल्ली रीजन में जा रही होंगी उनको रोका जाएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोका जाएगा, और एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो कि देखेगा कि हमें स्कूल्स को किस तरह से बंद करना चाहिए। इसके बाद सीवियर अगर ग्रेड हो तो उसका मतलब है कि PM 2.5 का लेवल जो है वो 121 से 250 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में है, या फिर PM 10 का लेवल 351 से 430 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में। अब इसमें एक्शन जो लिया जाएगा वो है कि ब्रिक किल्न्स को बंद कर दिया जाएगा, स्टोन क्रशर्स को बंद कर दिया जाएगा, बदरपुर पावर प्लांट जो दिल्ली में है उसको बंद कर दिया जाएगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इंटेंसिफाई कर दिया जाएगा, जैसे कि मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी, या जो नॉर्मल बसेस हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी। नेक्स्ट अपन करते हैं वेरी पुअर। अब इसमें PM 2.5 का लेवल अगर 121 से 250 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में हो, या फिर PM 10 का लेवल 351 से 430 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में हो, तो वो वेरी पुअर ग्रेड होगी। अब इसमें एक्शन जो लिया जाएगा वो है डीजल जनरेटर्स को बंद कर दिया जाएगा, पार्किंग फीस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें और अपने प्राइवेट व्हीकल्स नहीं यूज करें। बस और मेट्रो सर्विसेज को इंक्रीज कर दिया जाएगा, प्लस यूज ऑफ कोल और फायरवुड जो कि होटल्स में या रेस्टोरेंट, ओपन ईटरीज, इनमें जो यूज हो रहा है उनको बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट ग्रेड है वो है मॉडरेटली पुअर। इसमें अगर PM 2.5 का लेवल 61 से 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर PM 10 का लेवल 101 से 350 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में होगा तो वो मॉडरेटली पुअर कंडीशन कहलाएगा। इसमें मॉडरेटली पुअर ग्रेड कहलाएगा। अब इसमें एक्शन क्या होगा, एक तो गार्बेज बर्निंग को बंद किया जाएगा, दूसरा कि जो रोड्स की जो सफाई है वो मैकेनाइज्ड होगी, प्लस वाटर स्प्रिंकलिंग उसमें यूज करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बैन, फायर क्रैकर्स पे जो सुप्रीम कोर्ट का बैन है वो एप्लीकेबल होगा, प्लस सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी कि पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये एनफोर्स कौन करेगा, ये करेगा एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। तो ध्यान रखिएगा, इसको पूरा प्रिपेयर CPCB ने किया है, बट इसको जो एनफोर्स करेगा वो है एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। तो पार्टिकुलेट मैटर है क्या, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पार्टिकुलेट मैटर कुछ बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, सॉलिड डस्ट के, जो कि एयर में सस्पेंडेड होते हैं। अब ये PM 2.5 मतलब कि 2.5 माइक्रोन साइज के होते हैं, और PM 10 मतलब PM 10 माइक्रोन साइज के होते हैं। इनसे जनरली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, इन सब की प्रॉब्लम्स जो है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये जनरली होती है, एंड हो सकता है कि इससे लंग्स भी डैमेज हो जाए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये चीज एक और चीज न्यूज में थी कि अमोनिया को डिटेक्ट किया गया है अपर ट्रोपोस्फेयर में। अब साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिटेक्ट किया है अमोनिया को अपर ट्रोपोस्फेयर में, और इसकी जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है वो देखी गई है इंडिया और चाइना के ऊपर। तो इसका सिग्निफिकेंस है। अब इससे पहले तो ये पता चलता है कि मैक्सिमम जो अमोनिया रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में वो मेनली एग्रीकल्चर एमिशन से हो रहा है, उसमें भी मेनली लाइवस्टॉक फार्मिंग मतलब जो जनरली कैटल रेयरिंग, ये सब चीजें होती हैं, उसके कारण ये अमोनिया का एमिशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब अमोनिया का सिग्निफिकेंस एक बार देख लेते हैं। तो प्लांट्स और क्रॉप्स को अमोनिया तो चाहिए, बट अगर बहुत ज्यादा हो जाए अमोनिया एनवायरनमेंट में तो इससे एनवायरनमेंट को भी हार्मफुल है एंड ह्यूमन हेल्थ को भी हार्मफुल है। बट इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि ये जो गैस है अमोनिया, उसको कूलिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। कूलिंग एजेंट की तरह यूज करना मतलब कि ये जो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है उसको रिड्यूस करेगा। तो इस रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है। प्लस अमोनिया एक एरोसॉल की तरह भी यूज होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एरोसॉल होते क्या हैं। एरोसॉल होते हैं टाइनी पार्टिकल्स जो कि लिक्विड भी हो सकते हैं प्लस सॉलिड भी हो सकते हैं। तो ये सॉलिड प्लस लिक्विड ड्रॉपलेट्स दोनों हो सकते हैं जो कि एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। एरोसॉल्स का मतलब ही वही है कि लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स
बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो कि एयर में सस्पेंडेड रहे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो है क्लाउड फॉर्मेशन में बहुत काम आते हैं। जब भी क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो वो जनरली कंडेंसेशन के थ्रू होता है। कंडेंसेशन के थ्रू होना मतलब कि वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म मतलब वाटर वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब भी कंडेंसेशन होता है। तो वो जो वाटर के लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो एरोसॉल्स के चारों ओर सस्पेंडेड होते हैं। इस तरह से वो पूरा आप ये देख सकते हैं, ये वाटर जो है वो एरोसॉल्स जो कि एक तरह से न्यूक्लियर की तरह एक्ट करता है, तो उसके चारों ओर स्टिक होता है। अब ये एरोसॉल्स जो है ये मॉडिफाई कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग क्लाउड पार्टिकल्स का साइज कैसा होगा, प्लस ये भी डिटरमाइन करते हैं कि क्लाउड्स सनलाइट को किस तरह से रिफ्लेक्ट और किस तरह से एब्जॉर्ब करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अगर ये एरोसॉल्स लाइट होंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर ये एरोसॉल्स डार्क होंगे तो ये एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, अब एरोसॉल्स कहाँ कहाँ से एमिट हो सकते हैं? अगर आप लकड़ियां जलाते हैं, डिफॉरेस्टेशन इन द सेंस कि आप फॉरेस्ट फायर्स अगर हो रही है, आप पेड़ों को जला रहे हैं, उनसे जो एमिशंस हो रहा है, या फिर थर्मल पावर प्लांट से जो एमिशंस हो रहे हैं, तो इनसे एटमॉस्फेयर में ये एरोसॉल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। बट ये एरोसॉल्स एक तरह से पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अमोनिया को डिटेक्ट किया गया है अपर ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर होता क्या है? अगर अपन देखें तो एटमॉस्फेयर को काफी सारे लेयर्स में बांटा गया है। जैसे कि जो सबसे लोअर लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें कि ओजोन भी मिलती है, उसके ऊपर होती है मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो सबसे लोअर लेयर जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को एक तरह से टर्बुलेंट लेयर भी कहा जाता है क्योंकि सारी वेदर कंडीशंस जो हैं वो मैक्सिमम इसी में होती है। मैक्सिमम क्लाउड फॉर्मेशन जो होता है वो सारा इसी में ही होता है। और ये जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जनरली कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन करते हैं फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी। अब महाराष्ट्र स्टेट जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसने कि इस तरह की कोई पॉलिसी अडॉप्ट की है। तो इस पॉलिसी में जो मेन एग्जाम में आ सकता है वो है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश होता क्या है? पहली बात तो जब अपन जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में कोल को एज अ फ्यूल बर्न करते हैं तो वो कोल कंबशन से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें से एक प्रोडक्ट होता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का मतलब है कि फाइन पार्टिकल्स जो कि गैस की तरह एमिट हो रहे हैं उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश, और जो ऐश बॉटम पे रह जाती है उसको बोलते हैं बॉटम ऐश। अब ये जो फ्लाई ऐश है इसमें काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इसमें ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम होता है। अब ये कुछ हद तक सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि जैसे इसमें कैल्शियम होता है तो ये सीमेंट की तरह सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में काम आती है, काफी सारे अलग अलग यूजेस के लिए काम आती है, वो अपन आगे देखेंगे। बट एक हार्मफुल इम्पैक्ट भी है कि इसमें कुछ ट्रेस में ये एलिमेंट्स मिलते हैं, आर्सेनिक, हेवी मेटल्स मिलते हैं, बोरॉन, क्रोमियम, लेड। तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए प्लस एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो अब इसको किस किस तरह से यूज किया जाता है वो अपन देख लेते हैं। पहला तो मैक्सिमम जो यूज है इसका वो है सीमेंट प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद इसको एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है, माइन को भरने के लिए मतलब माइन फिलिंग के लिए, लैंड को रिक्लेम करने के लिए भी यूज किया जाता है, रोड्स और एम्बैंकमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, प्लस ब्रिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जो महाराष्ट्र ने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की है उसमें ये अलग अलग तरह से फ्लाई ऐश को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो एशिया पैसिफिक का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन गया है। तो मेन जो इसमें चीज आ सकती है वो है कार्बन न्यूट्रल स्टेटस का मतलब क्या है। अब कार्बन न्यूट्रल स्टेटस का अगर ये स्टेटस किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एयरपोर्ट को दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो रिलीज जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है और जितना वो कार्बन कंज्यूम कर रही है वो बैलेंस्ड है, मतलब कि नेट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड का जीरो है, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि उसका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो जीरो है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टबल बर्निंग। ये चीज भी न्यूज में थी। अब पंजाब वाले एरिया में जनरली नवंबर में जो फार्मर्स हैं वो वीट और वेजिटेबल्स को की सोइंग करते हैं। तो उससे पहले वो क्या करते हैं, जो उससे क्योंकि वीट राबी क्रॉप है तो ये जनरली ठंड में उगता है, जो उससे पहले जो उन्होंने खारिफ क्रॉप उगा रखा था उसके जो रेसिड्यू है वो खेतों में ही छोड़ देते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रेसिड्यू को खेतों में छोड़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहले अपन एक बार बेनिफिट्स देख लेते हैं, फिर अपन देखते हैं कि उस रेसिड्यू को वो जलाते क्यों हैं। तो बेनिफिट्स इसके ये हैं कि एक तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है
सॉइल के ऊपर, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता। आप देख सकते हैं ये पूरी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इससे सॉइल जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है एयर के या फिर वाटर के। तो जब भी सपोज रेनफॉल होती है तो वो एक तरफ से सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर इसमें बढ़ जाता है। अब जब ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सॉइल की बढ़ जाती है, तो एक ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके बाद ये बहुत अच्छी तरह से फीड प्रोवाइड करता है अर्थवॉर्म को, तो इससे फर्टिलिटी जो है सॉइल की इंप्रूव होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड होता है जब भी अपन रेसिड्यू को खेतों में ही रहने देते हैं, तो इससे माइक्रोबियल एक्टिविटी एनहांस हो जाती है, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का अच्छी तरह से डिकम्पोजिशन होता है और न्यूट्रिएंट रिलीज होता है सॉइल में, तो इससे इन शॉर्ट फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है। तो अब अपन देखते हैं कि वीट को उगाने से पहले वो स्टबल बर्निंग, जो फार्मर्स, पंजाब के फार्मर्स जो ये स्टबल बर्निंग करते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहले तो एडवांटेजेस देख लेते हैं। जो मेन एडवांटेजेस है कि इससे कोई कैटास्ट्रोफिक फायर प्रिवेंट हो जाएगी, मतलब कि अगर आपने सपोज ये रेसिड्यू छोड़ दिया और अगर नेचुरल रीजंस के कारण अगर फायर हो गई तो ये पूरे एरिया में फायर पूरी फैल जाएगी, तो इससे बेटर कि आप स्टबल बर्निंग के थ्रू इस रेसिड्यू को हटा दें। तो एक एडवांटेज तो ये है। नेक्स्ट है कि जब भी आप स्टबल बर्निंग के थ्रू स्टबल बर्निंग करते हैं तो उससे जब उसके बाद जो आप टिलिंग करते हैं खेतों में, या फिर आप बीजों को बोते हैं या फिर कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करते हैं, तो इससे आपका ज्यादा अच्छी तरह से होता है और इजीली होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिसएडवांटेजेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो ये है कि इससे सॉइल में अमोनियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है और अवेलेबल सॉइल फॉस्फोरस जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप देखिए आप ऑर्गेनिक कंटेंट को हटा रहे हैं, तो उससे जो कि फर्टिलिटी सॉइल की रिजुवनेट होती है आपने उसकी को हटा दिया है, तो उसके कारण ये सॉइल अमोनियम लेवल्स ये कम हो जाएंगे। सॉइल अब इरोड इजीली हो सकती है, सॉइल का इरोजन अच्छी तरह से हो सकता है, विंड और वाटर के थ्रू आराम से सॉइल इरोजन हो सकता है। ऑर्गेनिक मैटर आपने कम कर दिया, तो इससे जैसा कि मैंने कहा कि जब भी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो वाटर इनटेक की जो सॉइल की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर आप हटा रहे हैं तो डेफिनेटली वाटर इनटेक की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसके बाद अगर अपन देखें तो जब भी स्टबल बर्निंग करते हैं, जैसे कि अगर आपने पैडी की स्टबल बर्निंग करी, तो इससे क्या होगा, एक एयर पोल्यूशन, आउटडोर एयर पोल्यूशन होगा, प्लस आप ये देखेंगे कि इसमें एक स्मॉग की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि फॉग प्लस स्मोक, उसको स्मॉग कहते हैं, तो एक ब्लैंकेट बन जाएगी स्मॉग की, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जनरली जब भी पंजाब में स्टबल बर्निंग होती है तो उससे ठंड के टाइम में दिल्ली में स्मॉग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस इसके अलावा आप जो एयर पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जो अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं या एलर्जीज होती है जनरली लोगों को, तो वो इससे बढ़ जाएगी। ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं स्टबल बर्निंग के। अब अपन नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, वो थी नीर से रिलेटेड। नीर एक CSIR और नीरी का इनिशिएटिव है। CSIR मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नीरी इज नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने एक डोमेस्टिक मल्टी फ्यूल स्टोव यूज किया है जो आप घर में यूज कर सकते हैं। मल्टी फ्यूल स्टोव मतलब इसमें आप अलग अलग तरह के फ्यूल यूज कर सकते हैं, आप बायोमास को भी यूज कर सकते हैं, आप चारकोल को भी कर सकते हैं, और आप एग्रीकल्चर के रेसिड्यू को भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हाइब्रिड ऑपरेशन मोड्स हैं कि आप अलग अलग तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एफिशिएंसी इंक्रीज करना स्टोव की, और जो एमिशन जो अपन ने पहले भी देखा था जिससे कि इंडोर एयर पोल्यूशन हो जाता है, तो वो एमिशंस को रिड्यूस करेगा। ये नीरधर जो है, ये आप देख सकते हैं, ये है कन्वेंशनल चूल्हा जिसमें कि आप जनरली लकड़ियों को जलाते हैं, और ये है नीरधर का जो चूल्हा है, स्टोव है। CSIR और नीरी का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एविएशन क्लाइमेट अकॉर्ड न्यूज में था, हालांकि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीमेंट हुआ है एविएशन ग्रीन हाउस गैस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। तो एविएशन ग्रीन हाउस गैस मतलब जो एयरक्राफ्ट से ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है उसको खत्म करने के लिए था। ये UN के अंडर हुआ है। अब मेन जो इसके फैक्ट्स हैं वो ये है कि ये पैसेंजर और कार्गो फ्लाइट्स दोनों के लिए होगा एप्लीकेबल, प्लस ये ग्रोइंग क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ प्लेन ट्रैवल। तो जैसा मैंने कहा कि एयरक्राफ्ट से ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर असर होता है, तो उसके कारण अगर आप
एविएशन से जो निकल रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इनको कम कर देंगे तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा, जो क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है प्लेन ट्रैवल का, उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये सिस्टम जो ये पूरा अकॉर्ड है ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी होगा हर कंट्री पे। जिन 191 नेशन ने इसको एक्सेप्ट किया है अंटिल 2027, उसके बाद इसको मैंडेटरी करा जाएगा। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। मेन रीज़न ये है कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो अभी उसमें ग्रोथ के काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो अगर अपन इसमें इस क्लाइमेट अकॉर्ड को एक्सेप्ट करते हैं तो अपने को उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा जिससे कि ग्रीन हाउस गैस पोल्यूशन कम हो। तो वो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो इस कारण अपन ने अभी एविएशन क्लाइमेट अकॉर्ड में को एक्सेप्ट नहीं किया है। प्लस अपन ये समझते हैं कि ये इक्विटेबल नहीं भी है। ये डील जो ये क्लाइमेट अकॉर्ड जो है ये इतना इक्विटेबल नहीं है डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट। मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ये एक वाइफेक्स एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि बेटर फोरकास्टिंग होगी फॉग की, स्पेशली विंटर फॉग की। तो अपन देखते हैं कि बेटर फोरकास्टिंग किस तरह से होगी विंटर फॉग की, और फॉग कैसे इम्पैक्ट करता है, कौन कौन से सेक्टर्स को इम्पैक्ट करता है। तो पहली बात तो फॉग जो है उसका बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट होता है एविएशन पे, क्योंकि एयर ट्रैवल पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, आप रेलवेज को देख सकते हैं, नॉर्मल रोड ट्रांसपोर्टेशन को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैम्पर हो जाती है जब भी विंटर फॉग होता है। प्लस इकोनॉमी में एंड लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू एक्सीडेंट्स, तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। तो इसके लिए अपन चाह रहे हैं कि बेटर फोरकास्टिंग हो फॉग की। तो इसमें इस पर्टिकुलर वाइफेक्स एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी किया जाएगा, पहले तो क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरह से फॉग के इवेंट्स वेरी करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी सारे डायनेमिक्स हैं वो अपन स्टडी करेंगे। एंड इससे रिलेटेड, फॉग से रिलेटेड जो भी सारे माइक्रोफिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा जिससे कि फॉग की बेटर फोरकास्टिंग हो। अब आप देख सकते हैं इस तरह का दिल्ली में फॉग होता है, जनरली नॉर्थ इंडिया में ही फॉग होता है, क्योंकि फॉग के लिए आपको ठंडी कंडीशंस, कूल काम कंडीशंस एंड लॉन्ग विंटर नाइट्स चाहिए होती हैं। इस तरह से रेलवेज हैम्पर होती है फॉग में, डिले ऑफ फ्लाइट्स होता है, डिले ऑफ ट्रेन्स होता है। तो पहले अपन देख लेते हैं फॉग होता क्या है। अब फॉग एक्चुअली है क्लाउड्स ही, बट ये लो लाइंग क्लाउड है जो कि सरफेस के, अर्थ के सरफेस के पास में ही जो क्लाउड्स बनते हैं उन्हें फॉग कहते हैं। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि एक तो कोल्ड विंटर नाइट्स, ये विंटर में ही होता है, जनरली ये विंटर में ही होता है। वैसे तो काफ़ी रीजंस हैं फॉग के बनने के, बट जो इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया में फॉग होता है विंटर्स में, वो उसका एक रीज़न है कि कोल्ड विंटर नाइट्स होती हैं। प्लस इसमें वाटर जो है वो आसपास की लोकल वाटर बॉडी से आता है, और इसमें काम कंडीशंस होनी चाहिए। एक इसमें काम कंडीशंस होनी चाहिए, प्लस इसके अलावा इसमें एक टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सपोज ये कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, नॉर्मल कंडीशन में ये होगा कि जैसे अपन ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो नीचे वार्म एयर होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता रहता है। बट टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन में ये होता है, क्योंकि अगर कोल्ड विंटर नाइट है तो लैंड जो है वो बहुत ठंडी है, तो लैंड के कांटेक्ट में जो एयर होगी वो भी बहुत ठंडी हो जाएगी, तो रिलेटिवली उसके ऊपर वाली लेयर वार्मर रहेगी। तो इस तरह से टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है कि आप जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, रादर टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस कंडीशन में इस वाली एयर में कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन होना मतलब कि क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, और वो क्लाउड्स लो लाइंग एरिया में ही होते हैं, इसलिए उसको फॉग कहते हैं। तो इस तरह से फॉग बनता है। अब इसमें एक स्मोक का कॉन्सेप्ट भी होता है। स्मोक का कॉन्सेप्ट मतलब कि फॉग प्लस स्मोक, अगर बहुत ज़्यादा व्हीकल से एमिशन हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट से एमिशन हो रहा है, तो उसमें स्मोक का काफ़ी ज़्यादा एडिशन हो जाएगा फॉग में, तो उससे और ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है, और वो बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं एनजीटी, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। उसने अभी रिसेंटली एक बैन इम्पोज किया था ऑन बर्निंग ऑफ वेस्ट इन ओपन, मतलब ओपन में आप वेस्ट बर्न नहीं करोगे। तो उसने पेनल्टी या फाइन लगाया है 25,000 का। एक कोई भी ऐसा इंसिडेंट देखा जाता है अगर बल्क वेस्ट बर्निंग हो रही है, और 5,000 रुपीज़ का फाइन है इन केस ऑफ सिंपल बर्निंग। तो इसमें जो मेन पोल्यूटेंट्स जो वेस्ट के बर्न होने से निकलते हैं और क्यों एनजीटी ने इसको बैन किया है वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो मेन पोल्यूटेंट्स जो है वो डाइऑक्सिन्स रिलीज होते हैं, फ्यूरान्स, आर्सेनिक, मर्करी, पीसीबीज, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं।
तो इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं कि किस रीजन से एनजीटी ने इसको बैन किया है। तो एक तो है कि इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर्स एमिट होते हैं उससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, परसिस्टेंट कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, अस्थमा पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस जो अपन ने देखा कि डायऑक्सिन्स और फ्यूरान्स रिलीज होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब कि वो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं, उससे लिवर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उससे इम्यून सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो सकता है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब चीजें ह्यूमन बॉडी की इफेक्ट हो सकती है। प्लस जो डेवलपिंग नर्वस सिस्टम है, स्पेशली बच्चों में जो नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, प्लस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इससे, स्पेशली डायोक्सिन्स एंड फ्यूरन से। तो ये रीजन है कि एनजीटी ने ओपन वेस्ट बर्निंग को बैन किया है। तो प्री में जो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स एमिट हो सकते हैं, ये आ सकता है, प्लस उनके इफेक्ट्स आ सकता है। नेक्स्ट अपन सारे करंट अफेयर्स जो कि वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है वो एक बार देख लेते हैं। तो पहला तो ये अभी न्यूज में था कि 2 कार्गो शिप्स कोलाइड हो गई थी एन्नोर पोर्ट के पास में। एन्नोर तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास में एक पोर्ट है। तो 2 शिप्स कोलाइड हो गई थी, इससे ऑयल स्पिल हो गया था। तो ऑयल स्पिल है जो चीज प्रीलिम्स में आ सकती है। तो एक बार ऑयल स्पिल्स के इफेक्ट्स देख लेते हैं, फिर इसकी अपन रेमेडी देख लेंगे। तो ऑयल स्पिल जो होता है ये हैवी ऑयल होता है। अब ये एक टार बॉल की तरह हो जाता है और ये सी में या वाटर बॉडी में सेटल हो जाता है बॉटम पे। तो इससे क्या होता है, जनरली जब ये सतह पर होता है, मतलब पानी की सतह पर होता है, तो इस तरह से पूरा ऑयल स्पिल पानी के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। अब इससे होगा कि उससे ये होगा कि जो फिशेस जो पानी में होंगी तो उससे उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से आएगी वो एक तरह से ब्लॉक हो जाएगी इस ऑयल स्पिल के कारण। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई मरीन लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करता है। दूसरा, जैसे कि कुछ मरीन एनिमल्स हैं जैसे कि टर्टल्स, वो बार बार सरफेस के ऊपर आके वो ब्रीथ करने के लिए आते हैं, तो अब उनको प्रॉब्लम होगी और ये उनके लिए फैटल भी हो सकता है, मतलब वो इससे मर भी सकते हैं। नेक्स्ट जो है ऑयल स्पिल, वो एक तरह से इकोसिस्टम, पूरे मरीन इकोसिस्टम को ही अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इससे पॉइजनिंग हो सकती है। पॉइजनिंग कैसे हो सकती है इसमें? क्योंकि जो ऑयल स्पिल होता है उसमें हेवी मेटल्स होते हैं। हेवी मेटल्स का मतलब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो एनवायरनमेंट में बायोडिग्रेड नहीं होंगे। तो जैसे कि जिंक, लेड, आर्सेनिक, अब जब ये ऑयल स्पिल में पाए जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो जो एनिमल्स के टिश्यूज में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और एक्यूमुलेट होते होते हो सकता है कि वो पूरे फूड चेन में पास ऑन हो जाए। जैसे कि अगर फिशेस में एक्यूमुलेट हो रहे हैं और फिश को ह्यूमन खा रहे हैं तो वो ह्यूमन फूड चेन में भी एंटर कर सकते हैं, और ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जो कि हार्मफुल मेनली इसलिए होते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। दूसरा जो है, इससे टूरिज्म इंडस्ट्री भी इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि अगर ये ऑयल स्पिल हो रहा है और स्पेशली अगर ये कोस्टल एरियाज के पास में हो रहा है तो इससे बीचेस पर जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो भी फैल सकते हैं, प्लस इससे पूरा मरीन इकोसिस्टम इफेक्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट अपन इसकी रेमेडी देख लेते हैं। एक इसमें होता है बायो रेमेडिएशन। अब जैसा कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है बायो रेमेडी, बायो रेमेडी मतलब आप कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ऑयल स्पिल की रेमेडी निकाल रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें मेनली माइक्रोब्स होते हैं, जो कि ऑयल को, प्लस जो उसमें जो भी ये ऑयल और स्लज होता है, इसको ये एक तरह से न्यूट्रिएंट की तरह यूज करते हैं। न्यूट्रिएंट इन द सेंस आप ऐसे समझ सकते हैं इनका, इनके लिए एक तरह से खाना है। तो जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स जो अपन इसमें डालेंगे, जैसे कि ये पूरा ऑयल स्पिल है, अब इसमें आपने माइक्रोब्स को इंजेक्ट किया। माइक्रोब्स को इंजेक्ट करते ही, अगर आप इसकी मैक्रो स्केल में ये इमेज देखें तो माइक्रोब्स को इंजेक्ट करते ही जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स है उनके लिए जो ऑयल स्पिल है ये एक तरह से खाने की तरह होगा। वो ऑयल और स्लज को पूरा कंज्यूम करेंगे और वो एक हार्मलेस प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे, प्लस वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो ये एक बहुत ही नेचुरल तरीका है ऑयल स्पिल को खत्म करने के लिए। तो एक R&D सेंटर इंडिया ने एक डेवलप किया है नॉन हजार्डियस बायो रेमेडिएशन प्रोसेस, इसका नाम है ओलिवोरस STM। तो ये चीज प्री में आ सकती है, ओलिवोरस STM क्या है और किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मेनली एक प्रोसेस है जो कि सेंटर R&D सेंटर ने डेवलप किया है ऑनशोर ऑयल स्पिल्स को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं माइक्रोप्लास्टिक। अब माइक्रोप्लास्टिक से रिलेटेड न्यूज में ये चीज थी कि एक नेशनल फिशरमैन फोरम है, उसने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि
जो भी अपन डिस्पोजल कर रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक का सी में, उस चीज को खत्म कर दें। अब उसको खत्म क्यों करें और माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है एक बार अपन देख लेते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक वो सारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर पार्टिकल्स हैं जिनकी साइज लेस देन 5 mm हो। आप देख सकते हैं प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है। तो जो भी सिंथेटिक पॉलीमर पार्टिकल्स हैं उनकी अगर साइज लेस देन 5 mm है तो वो माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। अब ये माइक्रोप्लास्टिक जो है क्योंकि इनकी साइज बहुत स्मॉल होती है तो फिश और बाकी सी एनिमल्स इनको इजीली इंजेस्ट कर लेते हैं, मतलब इनको इजीली कंज्यूम कर लेते हैं। अब इनमें इनको कंज्यूम करने से पूरे मरीन एनवायरनमेंट में पॉइजनिंग हो सकती है। उन फिशेज में या जो भी मरीन एनिमल्स इसको खा रहे हैं उनमें इनफर्टिलिटी इंड्यूस हो सकती है और जेनेटिक डिस्ट्रप्शंस भी हो सकते हैं। तो अपन एक बार माइक्रोप्लास्टिक्स का इफेक्ट और इसके कॉजेज डिटेल में देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ से माइक्रोप्लास्टिक ओशन में या वाटर बॉडी में आ सकता है। एक तो वियर एंड टियर फ्रॉम कार टायर्स, तो जो कार इंडस्ट्रीज हैं, जो कार फैक्ट्रीज है, उससे जो वियर टियर है उसके थ्रू अगर उसको डंप कर दिया जाए ओशंस में या वाटर बॉडीज में तो उससे माइक्रोप्लास्टिक्स या प्लास्टिक जो है वो वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट, पेंटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप्स। आप देखिए पेंट्स में जनरली माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं तो उससे भी वाटर बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। फिर प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है उसके थ्रू भी हो सकता है। पेंटिंग्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और रोड्स, इनमें अगर प्लास्टिक्स को यूज कर रहे हैं और उसका जो वेस्ट है अगर आप डंप कर रहे हो। टेक्सटाइल्स में प्लास्टिक यूज होता है तो वॉशिंग ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू माइक्रोप्लास्टिक्स वाटर बॉडी में आ सकते हैं। वेस्ट में माइक्रोप्लास्टिक होता है तो वेस्ट ट्रीटमेंट के थ्रू अगर आप इलीगली पेंट को डंप कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पेंट में माइक्रोप्लास्टिक होता है, इंडोर डस्ट के थ्रू भी माइक्रोप्लास्टिक इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। प्लस कॉस्मेटिक्स में माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं और अगर उनका वेस्ट ओशन या वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे प्लास्टिक जो है वो वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक कैसे बन जाता है? जो प्लास्टिक वेस्ट जो अपन ओशन में डंप करते हैं उसको वो ब्रेक हो जाता है माइक्रोप्लास्टिक में। वो कैसे ब्रेक होता है? वो हो सकता है यूवी रेडिएशन से, विंड्स के थ्रू, या जो वेव्स चलती है, या फिर जो एनिमल्स उसको इंजेस्ट करते हैं उनके थ्रू वो ब्रेक डाउन होता रहता है एंड फिर वो माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इसके इफेक्ट अगर देखें तो जो ज़ूओप्लैंक्टन्स जो पानी में रहते हैं या जो फिशेज हैं या बेंथिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी में जमीन पर रहते हैं, जो क्रॉल करते हैं जनरली, तो वो फ्लोट नहीं करते, वो बेंथिक मतलब बेड ऑफ वाटर बॉडी पे रहते हैं। तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स कंज्यूम करते हैं। अब इससे उनके शरीर में अंदर इंटरनल इंजरीज हो सकती है या फिर उनको एक फॉल्स सेंस जनरेट हो सकता है कि पूरा फुलनेस का, कि उन्होंने काफी सारा खा लिया है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इसमें ये जो है एक्यूमुलेट होता जाता है प्लास्टिक जो है। अब क्योंकि ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर है और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो ये उनके फैटी टिश्यूज में एक्यूमुलेट होता जाता है। अब अगर ये एक्यूमुलेट होता जाएगा और सपोज इसको ह्यूमंस ने कंज्यूम कर लिया तो वो ह्यूमन के फूड चेन में भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए नेशनल फिशरमैन फोक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि डिस्पोजल ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स इनटू सी को आप बैन कीजिए। नेक्स्ट अपन करते हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो कि 1970s में ही बैन कर दिए थे बट उनको भी अभी डीप ओशन में देखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मतलब जो पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में परसिस्ट रहेंगे या वो काफी टाइम तक रहेंगे, वो इजीली डिग्रेड नहीं होंगे। तो इसमें से जैसे अपन देखते हैं कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर्स, ये जनरली फ्लेम रिटार्डेंट्स या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के लिए इनको यूज किया जाता है। तो ये है जो डीप ओशन में पाए गए हैं। अब अपन देखते हैं कि इनको बैन तो 1970s में ही कर दिया था बट अभी भी इनको ओशन बेड पे देखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है। अब पीओपीज क्या होते हैं और इससे रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है एक बार ये देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि पीओपी वो कंपाउंड्स है जिनको कि एनवायरनमेंट में इजीली वो डिग्रेड नहीं होते, वो डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करते हैं। अब अगर केमिकल डिग्रेडेशन हो, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो, फोटोलिटिक डिग्रेडेशन हो, किसी भी तरह से वो डिग्रेड नहीं होते। तो इसलिए वो एक बार अगर एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो गए तो वो काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। अब जो वो परसिस्ट करते हैं तो इसका मतलब अगर किसी ने भी उसको कंज्यूम कर लिया या किसी भी तरह वो
फिश की बॉडी में या किसी मरीन एनिमल की बॉडी में चले गए तो वो कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट हो जाएंगे और एक्यूमुलेट होके हो सकता है वो ह्यूमन फूड चेन में भी एंटर हो जाए। तो इनको लिपोफिलिक भी कहते हैं। लिपोफिलिक मतलब वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं फैटी टिश्यूज ऑफ लिविंग एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, तो ये डिग्रेड नहीं होते। इसके बाद अपन देखते हैं एक कन्वेंशन था जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पर। ये ट्रीटी साइन की गई थी 2001 में, बट ये 2004 में जब कुछ कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया उसके बाद ये इफेक्टिव हुई। तो इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर जो भी प्रोडक्शन और यूज ऑफ पीओपीज मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का कोई भी प्रोडक्शन या यूज इस कन्वेंशन के तहत बैंड है। तो ये सारे पीओपीज हैं, जैसे कि इसमें कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, डीडीटी, एंड्रिन, एल्ड्रिन, क्लोरोडेन, एंड देन इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, एचसीबीज हैं, पीसीबीज जैसा कि आपने अभी देखा, फिर डाइऑक्सिन्स, फ्यूरान्स, ये सारे हैं जो इसमें डर्टी डजन्स भी कहते हैं क्योंकि टोटल 12 है और ये सारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं गंगा रिवर से रिलेटेड कैबिनेट ने अभी रिवर गंगा रिजुवनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज ऑर्डर 2016 पास किया है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें बनाई गई हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो एक ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा रिजुवनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस अथॉरिटी की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जो भी पोल्यूशन प्रिवेंशन और रिजुवनेशन से रिलेटेड सुपरविजन है वो ये अथॉरिटी करेगी। इसके अलावा इस ऑर्डर के तहत एक एम्पावर्ड टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी, प्लस एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें कि ऊपर होगा नेशनल लेवल पे एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसके नेक्स्ट होगा स्टेट गंगा कमिटीज होगी, जो भी गंगा बैंक के अलोंग जो भी स्टेट्स हैं उसमें हर स्टेट में स्टेट गंगा कमिटीज होंगी, और जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं गंगा बैंक के अलोंग उन सब में डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज बनेगी। तो अपन एक बार ये देख लेते हैं। एनएमसीजी जो है वो एक अथॉरिटी होगी, वो डायरेक्शंस और डायरेक्शंस इशू कर सकती है जो भी उसके पास पावर है एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरा जो जैसा मैंने कहा कि स्टेट लेवल पर हर स्टेट में स्टेट गंगा कमिटीज होंगी, वो स्टेट जो कि गंगा के अलोंग है। इसके अलावा वो सारी डिस्ट्रिक्ट जो कि गंगा के अलोंग है उनमें सब में डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज बनाई जाएगी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारी चीजें मैनेज करेगी। नेक्स्ट जो इसमें जो मेन फीचर है, जो एनएमसीजी जो होगी, जो नेशनल मिशन ये जो फॉर क्लीन गंगा जो अपन ने वो करा है, इसमें ये है कि ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में एक्ट करेगी जब रिक्वायर्ड एक्शन जो है सीपीसीबी नहीं लेगी। अगर सीपीसीबी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ही एनएमसीजी एक्शन लेगी। इसके अलावा जो मेन फोकस दिया गया है इस पूरे जो ये पूरा स्ट्रक्चर अपन ने बनाया, इसमें मेन फोकस है कि गंगा का जो फ्लो है, जो उसका इकोलॉजिकल फ्लो है उसको पूरा मेंटेन करना है, प्लस एक वाटर क्वालिटी मेंटेन करनी है और एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें कि इंश्योर करा जाएगा कि अविरल और निर्मल मतलब कि वाटर क्वालिटी और एक इकोलॉजिकल फ्लो ये दोनों को मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, क्योंकि अपन गंगा देख रहे हैं तो एक बार नमामि गंगे का प्रोजेक्ट ब्रीफ में देख लेते हैं। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट इसको इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं, या इन शॉर्ट नमामि गंगे योजना। ये यूनियन गवर्नमेंट की एक एम्बिशियस योजना है जिसमें कि पूरी गंगा को क्लीन करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट लिया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री नहीं बट इसमें काफी सारी मिनिस्ट्री हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, टूरिज्म, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। हालांकि वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है वो नोडल मिनिस्ट्री होगी, बट इसमें सारी मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व है क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है। प्लस इसमें 8 स्टेट्स, 47 टाउन्स और 12 रिवर्स पर ये प्रोजेक्ट एप्लीकेबल होगा। तो आप देख सकते हैं ये है 12 रिवर्स जिसमें कि ये प्रोजेक्ट एप्लीकेबल होगा। इसमें गंगा और गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज को लिया गया है जैसे कि यमुना, गोमती, दामोदर, महानंदा, रामगंगा, मंदाकिनी, बेटवा, शिप्रा, कान, बीहड़, चंबल। तो ये 12 रिवर्स जरूर याद रखिएगा, ये हो सकता है प्रीलिम्स में पूछा जाए। नेक्स्ट ये सारी 8 स्टेट्स है और इसमें 47 टाउन्स प्लस 12 रिवर्स जो कि पूरे गंगा बेसन में से ली गई है और इस पे ये पूरा नमामि गंगे प्रोजेक्ट एप्लीकेबल होगा। अब इस प्रोजेक्ट में इस मिशन में क्या क्या मेन प्रोविजन है। पहला एक मेन प्रोविजन है कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच फॉलो की गई है कि पीपल का इन्वॉल्वमेंट इसमें प्राइम कंसिडरेशन होगा।
इसलिए इसमें अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो भी प्लानिंग होगी, जो भी अर्बन सेंटर्स रिवर के अलॉन्ग हैं, उन पे रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग होगी। रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग का मतलब कोई भी अगर घाट्स हैं या कोई भी रिवर फ्रंट है, तो उसमें जो अर्बन प्लानिंग होगी वो रिवर को कंसिडर करके ही करी जाएगी। जैसे कि प्रॉपर सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में रन ऑफ होता है, अगर अपन पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब यूज कर रहे हैं और इससे रन ऑफ के थ्रू गंगा में अगर वो जा रहा है, वो सारा पानी में मिक्स होकर अगर गंगा में जा रहा है, तो उसके लिए भी रैशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करा जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, प्लस एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स को यूज किया जाएगा। इसके अलावा एक गंगा नॉलेज सेंटर भी इंट्रोड्यूस किया है, प्लस गंगा पीडिया, जिसमें कि सारी गंगा से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन होगी। गंगा पीडिया जैसे कि विकीपीडिया है, ऐसे ही गंगा पीडिया। एक गंगा स्पेसिफिक रिवर रेगुलेटरी जोन्स बनाई जाएंगी, जहाँ पूरा रेगुलेशन होगा कि जो भी चीजें हैं वो गंगा को पोल्यूट ना करें। और जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का तरीका है या ट्रीट करने का तरीका है, वो एक तो बायो रेमेडिएशन है, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं ऑयल स्पिल के न्यूज में, प्लस इन सिटू ट्रीटमेंट। इन सिटू ट्रीटमेंट मतलब वहीं की वहीं वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाएगा, उसको गंगा में ड्रेन नहीं होने देंगे। ट्रीटमेंट के बाद ही उसको गंगा में डिस्पोज किया जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट जो है, म्युनिसिपल सीवेज और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे कि सारा अर्बन वेस्ट जो है वो ट्रीट होके ही गंगा में जाए। प्लस इसमें एक पीपीपी अप्रोच फॉलो की जाएगी, जैसा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच है, इसमें कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होगा और प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होगा पूरा पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। प्लस इसमें गंगा इको टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो कि पूरा मॉनिटर करेगी कि गंगा से रिलेटेड, नमामि गंगे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट मिशन अपन ने पूरा किया। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इंडिया फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली एक है ग्रीन कॉरिडोर, एक है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बिल्कुल डिफरेंट है, वो रिन्यूएबल एनर्जी को नेशनल ग्रिड्स में लाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया गया है। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ग्रीन कॉरिडोर जो है ये बायो टॉयलेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो कि एक सर्दर्न रेलवे का पूरा एक स्ट्रेच है, जो कि मनामदुरई से रामेश्वरम के बीच में 114 किलोमीटर लंबा ये पूरा स्ट्रेच है, जिसमें कि सारी ट्रेन्स में बायो टॉयलेट्स यूज होगा। बायो टॉयलेट्स यूज करने का मतलब कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उन पे कोई भी ह्यूमन वेस्ट का डिस्चार्ज नहीं होगा। अब इससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो भी ह्यूमन वेस्ट का डिस्चार्ज रेलवे ट्रैक्स पर हो रहा था, उससे रेलवे ट्रैक्स पर बहुत ज्यादा कोरोजन हो रहा था। कोरोजन से काफी जल्दी रेलवेज को ये ट्रैक्स को रिप्लेस करना पड़ रहा था, तो काफी लॉस हो रहा था। प्लस हाइजीन और क्लीनलीनेस से रिलेटेड भी इश्यूज था। तो जो भी सारी ट्रेन इस रूट पर होगी वो सब में बायो टॉयलेट्स होगा। तो इसलिए, और प्लस जो रेलवे स्टेशन है उनमें भी बायो टॉयलेट्स होंगे। जैसे कि रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है, उसको एक ग्रीन स्टेशन की तरह बनाया गया है। ग्रीन स्टेशन मतलब कि सारे बायो टॉयलेट्स इसमें होंगे। तो आइए एक बार बायो टॉयलेट्स को देख लेते हैं। पहला तो ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली बायो टॉयलेट है, जिसको कि इंडियन रेलवेज प्लस डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो अब इस टॉयलेट्स में इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक तो है क्लीनलीनेस और हाइजीन प्रोवाइड करना, प्लस ट्रैक्स का कोरोजन प्रिवेंट करना, और ये स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट है। तो बायो टॉयलेट्स में होता क्या है, बायो टॉयलेट्स में एक अपन कॉलोनी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो एक कॉलोनी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया होगी, जैसे कि ये पूरा इमोबिलाइज मतलब यहाँ पूरा वो चिपके होंगे, वो हिलेंगे नहीं। तो वो बैक्टीरिया जो है उनको यहाँ एम्बेड किया जाएगा, और वो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। वो बैक्टीरिया जैसे ही ह्यूमन वेस्ट इसमें एंटर होगा, वो ह्यूमन वेस्ट को वाटर और गैसेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो वाटर जो है उसको क्लोरिनेशन करके ट्रैक्स पे डाल दिया जाएगा, तो वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और जो गैसेस है उनको एटमॉस्फेयर में एमिट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा इस तरह का प्रोसेस होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो ह्यूमन फीकल मैटर में होता है, उसका पहले हाइड्रोलिसिस होगा, फिर वो उसके बाद उसका फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन के बाद उसका एनारोबिक ऑक्सीडेशन होगा। और एनारोबिक ऑक्सीडेशन, जैसा कि मैंने कहा कि उसमें बैक्टीरिया जो है वो एनारोबिक डिग्रेडेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
और इसके बाद फाइनली इसमें मीथेन रिलीज होती है। तो जो लास्ट स्टेप है उसको बोलते हैं मीथेनोजेनेसिस। तो ये गैसेस हैं जो एमिट होती है, प्लस वाटर डिस्चार्ज होता है और उस वाटर को क्लोरीन में ऐड करके ट्रैक्स पर डिस्चार्ज कर देते हैं। इस तरह से ये बैक्टीरिया की शीट्स होती है। यहाँ से ह्यूमन अगर एक्सक्रीटा आ रहा है, ये फीकल मैटर ये बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे, इसमें वाटर होगा और मीथेन प्लस CO2 एमिट होगी। इस तरह की बैक्टीरिया ये इमोबिलाइज्ड बैक्टीरिया की शीट्स होती हैं। इमोबिलाइज मतलब बैक्टीरिया वहां से हिलेंगी नहीं। नेक्स्ट अपन करते हैं, एक अनुपम वर्मा कमेटी थी जिसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेंटर जो है वो 18 आउट ऑफ 66 पेस्टिसाइड्स इंडिया में बैन करेगी। अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी। तो इसलिए एक अनुपम वर्मा कमेटी बनाई गई थी। अनुपम वर्मा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के फॉर्मर प्रोफेसर थे। तो इसमें इन्होंने रिकमेंड किया कि इन 66 पेस्टिसाइड जो भी इंडिया में यूज होते हैं उसमें से 18 पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया जाए। तो मेन जो इसमें प्री में आ सकता है वो ये है कि कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो कि बहुत हजारियस है बट वो अभी भी बैन नहीं है। एक तो ये आ सकता है और दूसरा अनुपम वर्मा कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है। तो अपन देख लेते हैं। एक तो केरला में ये एक पेस्टिसाइड है पैराक्वा डाइक्लोराइड, जो कि बहुत ही हजारियस हर्बिसाइड है। ये काफी कंट्रीज में बैंड है, ये बहुत हजारियस है। केरला में बैंड है बट ये रेस्ट ऑफ द इंडिया में यूज होता है। नेक्स्ट ये जो जैसा मैंने कहा कि ये जो पैराक्वा डाइक्लोराइड है इसको काफी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी बैन किया गया है क्योंकि इससे ह्यूमन हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा ग्लाइफॉस्फेट करके एक हर्बिसाइड है जो कि बैन लिस्ट में नहीं है, ऑल्दो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कार्सिनोजेनिक केमिकल मतलब कि कैंसर कॉजिंग केमिकल घोषित कर दिया है। इसके अलावा एक एंडोसल्फान भी है। एंडोसल्फान एक वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक पेस्टिसाइड माना जाता है जिससे कि ह्यूमन के जेनेटिक और एंडोक्राइन सिस्टम में डायरेक्टली अफेक्ट होता है। प्लस ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो अगेन ये बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है इसका, और बायो एक्यूमुलेशन होने से फिर ये ह्यूमन फूड चेन में इजिली एंटर कर सकता है। इसके अलावा ये स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो आपने अभी देखा उसके अंदर भी इसको बैन किया गया है, बट अभी भी ये इंडिया प्लस चाइना और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज में भी काफी हद तक यूज होता है। जैसा कि ये कॉटन क्रॉप्स, फ्रूट्स, टी, पैडी, कैशू, टोबैको एटसेट्रा, इनमें ये पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के काम आता है। और वो पेस्टिसाइड्स हैं जैसे कि व्हाइट फ्लाई, बीटल्स, वॉर्म्स एटसेट्रा। नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्सेनिक कंटामिनेशन से रिलेटेड भी न्यूज थी। आर्सेनिक जो है वो एक नेचुरल कंपोनेंट है अर्थ क्रस्ट में। अब ये अर्थ पर एयर में भी है, वाटर में भी है और लैंड में भी काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ये ध्यान रखिएगा ये बहुत टॉक्सिक है। अब इससे कंटामिनेशन हो सकता है ड्रिंकिंग वाटर में, इरिगेशन में, और अगर उस इरिगेटेड वाटर से फूड प्रिपेयर किया गया है तो वो फूड में भी आर्सेनिक का कंटामिनेशन हो सकता है। और लॉन्ग टर्म अगर काफी हद तक आर्सेनिक से एक्सपोजर रहेगा तो इससे आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकती है। जैसा कि आपने देखा है कि ये काफी हद तक प्रॉब्लम है गैंजेस डेल्टा और उसके आसपास एरिया में। तो क्योंकि आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन उस एरिया में काफी हाई है, तो ये इस तरह से फुट में और स्किन कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इससे हो जाते हैं। जैसे कि स्किन पे हो रहा है, फुट पर हो रहा है। ये आर्सेनिक ज़्यादा जो आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आर्सेनिक जो है वो किस तरह से ह्यूमन फूड चेन में एंटर कर सकता है, तो आर्सेनिक एक तो जैसा मैंने कहा कि ये नेचुरली रॉक्स में प्रेजेंट है। तो अगर उन रॉक्स की वेदरिंग हो रही है या वो रॉक्स टूट के इरोड हो रहा है और फिर फाइनली वो वाटर के थ्रू ह्यूमन फूड चेन में एंटर कर सकते हैं। कुछ रॉक्स जो कि जैसे जहाँ अंडरग्राउंड वाटर है और अंडरग्राउंड वाटर के नीचे जो रॉक्स होते हैं वो अगर सपोज आर्सेनिक वाले हैं तो जो वाटर है अगर आर्सेनिक के कांटेक्ट में आएगा तो वापस वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा आर्सेनिक से। फिर अगर वो कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर आप इरिगेशन के लिए यूज करते हो तो वापस वो आपके सॉइल में, क्रॉप्स में आर्सेनिक कंटेमिनेशन हो जाएगा। आर्सेनिक जो है वो अगर सपोज एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है और वो एग्रीकल्चर में जो आर्सेनिक कंटामिनेटेड जो पानी है वो अगर
सपोज रिवर्स में जाता है या फिर वो अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में यूज होता है तो भी अगेन आर्सेनिक कंटेमिनेशन हो सकता है। और अगर वो ड्रिंकिंग वाटर, उस ड्रिंकिंग वाटर से जो कि ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है आर्सेनिक से, अगर आप उसको खाने बनाने के लिए यूज करते हैं तो वो अगेन ह्यूमन फूड चेन में एंटर हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एनजीटी ने बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट्स के इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो जो वेस्ट प्लांट्स है उनको इंस्पेक्ट किया जाएगा, एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम बनेगी सीपीसीबी और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंडर, और इसमें इंश्योर किया जाएगा कि क्या बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर कलेक्शन हो रहा है, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो रहा है और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें अपन देखते हैं कि पहले तो बायोमेडिकल वेस्ट है क्या। तो बायोमेडिकल वेस्ट अगर अपन देखें तो वो कोई भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट, ध्यान रखिएगा सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकता है, उसमें कि उसका कंटेनर, जिस भी कंटेनर को यूज कर रहे हैं उस लिक्विड के लिए, प्लस अगर कोई भी डायग्नोसिस हो रहा है, कोई भी ह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, इम्यूनाइजेशन हो रहा है ह्यूमन बींग्स का या कोई भी एनिमल्स का, या कोई भी रिसर्च एक्टिविटी हो रही है, इसमें जो भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है उसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। अब इसमें दो तरह के थ्रेट्स होते हैं, एक तो वो टॉक्सिक होता है, दूसरा वो इन्फेक्शियस होता है। तो वो इजिली एक से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसमें अगर अपन देखें तो ये बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गन्स या एनिमल के ऑर्गन्स, टिश्यूज, बॉडी के पार्ट्स, वेस्ट लाइक नीडल्स हो सकती है उसमें, सिरिंजेस हो सकती है उसमें, ब्रोकन ग्लास हो सकता है, डिस्कार्डेड मेडिसिन हो सकती हैं, लिक्विड वेस्ट कोई भी इन्फेक्टेड एरिया से अगर हो, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो सकते हैं उसमें। तो इस तरह का वेस्ट जो होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें दो प्रॉब्लम्स है, एक टॉक्सिक होता है ये और इन्फेक्शियस होता है। अब आपने जनरली अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो इस तरह के अलग अलग कलर के बैग्स देखे होंगे। ब्लैक बैग जो होता है वो साइटोटॉक्सिक वेस्ट के लिए होता है, ग्रीन बैग जो वेस्ट रिसाइक्लेबल है उसको ग्रीन बैग में रखा जाता है, रेड बैग जो कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस वेस्ट है और वो प्लास्टिक वाला है, येलो बैग इन्फेक्शियस वेस्ट है बट वो नॉन प्लास्टिक है, ब्लू बैग इन्फेक्शियस शार्प वेस्ट जैसे कि ग्लास बॉटल्स हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ एक पंचर प्रूफ कैन होते हैं इसमें कि इन्फेक्शियस और इंजूरियस शार्प वेस्ट रखा जाता है। तो इस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है और उनको एट सोर्स ही सेग्रीगेट किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लास्ट चीज कि एनजीटी का वर्ड मैंने पूरे लेसन में 2 या 3 बार यूज किया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या, एक बार ये देख लेते हैं और इससे प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये एक एक्ट के अंडर जो कि 2010 में पास हुआ था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत बनाया गया है। ये ट्रिब्यूनल एक बहुत ही इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस केसेस को डिस्पोज करने के लिए, एक्सपीडिशियसली एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस को डिस्पोज करने के लिए बनाया गया है। ये जो एनजीटी है इसके पास सारी पावर्स हैं जो कि जिसके अंडर ये सारे सिविल केसेस, जो भी सिविल केसेस एनवायरनमेंट इश्यूज से रिलेटेड हैं और जो कि शेड्यूल 1 ऑफ एनजीटी एक्ट में मेंशन है, उन सारे केसेस को एनजीटी सुन सकता है। अब जो एक्ट एनजीटी के जुरिडिक्शन के अंडर आते हैं वो ध्यान रखिएगा, ये चीज है जो प्री में पूछी जा सकती है। एक तो कि एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। दूसरा, इसमें कौन कौन से एक्ट आते हैं, वाटर एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, ध्यान रखिएगा ये 1980 वाला एक्ट है, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ध्यान रखिएगा इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें नहीं है। ये है जो वो कंफ्यूज करने के लिए प्रीलिम्स में डाल सकते हैं। तो ये सारे आपने टॉपिक्स देखे। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 पार्ट 3 एनवायरमेंट करंट अफेयर्स के बनाऊं तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।